नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, अब राहुल गांधी के ऊपर साफ तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी आरोप पे आरोप लगा रही है। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता राहुल गांधी को देशद्रोही कहते हैं, तो दूसरा प्रवक्ता उनको जो है टोटली राजनीति फेलियर बताते हैं। अब इस चीज को लेकर इस वक्त हमारे साथ शर्मा जी है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, सबसे पहले देशद्रोह, उसके बाद गद्दार, राहुल गांधी को इन शब्दों से नवाजा गया। भाई, जिन्होंने उनको इन शब्दों से नवाजा है उन्हें मानसिक इलाज की बेहद सख्त ज़रूरत है। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरी जान पहचान है, ईबास में जान पहचान है, मैं उन्हें एडमिट करवा सकता हूँ। अगर वहाँ भी उनका काम नहीं बने तो आगरा भी है, रांची भी है, 2-3 हमारे मानसिक चिकित्सालय हैं देश में, बहुत अच्छे फेमस हैं। अगर वो जो वहाँ जाते हैं इलाज करवाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया हो जाएगा, उनका थोड़े ठीक ठाक हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे वो। मतलब आप कह रहे हैं कि उन्हें जो है मानसिक रूप से मतलब इलाज की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मानसिक इलाज की बेहद ज़रूरत है, उन्हें बेहद सख्त ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरत नहीं, बेहद सख्त ज़रूरत है। अदरवाइज वो ऐसी बातें नहीं करते, अदरवाइज वो ऐसे उल्टे। जी, देश के नेता विपक्ष को गद्दार कहना, ये शब्द को किस तरह देखते हैं? इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ, देश के नेता विपक्ष जो हैं इसका मतलब आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं। नेता विपक्ष हैं, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को अगर आप इस तरह से शब्दों से नवाजते हो तो इसका क्या मतलब निकला कि आप आधी आबादी को जो है इस बात को ठहरा रहे हो कि वो गद्दार है, वो देशद्रोही है। सीधी सी बात है या नहीं है? तो अगर ये बात है तो फिर इसका मतलब जो कह रहा है वो गलत है या नहीं है? तो मैं तो साफ साफ इसी तरह से देखता हूँ कि वास्तव में उन्हें मानसिक इलाज की ज़रूरत है। अगर वो देश की आधी आबादी को गद्दार ठहरा रहे हैं, देशद्रोही ठहरा रहे हैं, तो उन्हें मानसिक इलाज की बेहद सख्त ज़रूरत है। बहुत जल्दी उन्हें एडमिट कर दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी को बालक बुद्धि कह दिया जाता है, कभी पप्पू कह दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है। आखिर राजनीति में जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए, मतभेद होने चाहिए, मनभेद कभी भी नहीं होने चाहिए। अगर कांग्रेस के ऊपर ये बातें उठती हैं सारी, कांग्रेस ने अगर इस तरह की राजनीति करी होती तो आज ये लोग कहीं पे मौजूद नहीं होते, कहीं भी मौजूद नहीं आते। ध्यान दिलाऊंगा, राहुल गांधी ने कहा था प्रधानमंत्री को पनौती। हाँ जी, वो तो सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है। बिल्कुल देखा है, क्या नहीं देखा आप ये बताइए? जहाँ गए वहीं पर पनौती, जहाँ गए वहीं पनौती। वर्ल्ड कप देखने गए, हाँ जी, राहुल गांधी का भी तो मिलके आए थे प्रधानमंत्री। सीधी सी बात है, जहाँ आपने प्रधानमंत्री की बात आपने करी तो आपने देखा कि जो वर्ल्ड कप में बैठे तो वर्ल्ड कप हार गए। नेतान्याहू के पास गए, नेतान्याहू की सीट चली गई थी। उसके बाद अपने पड़ोस में गए बांग्लादेश में, नवाज शरीफ से मिलने गए, नवाज शरीफ की सीट चली गई। नेपाल के वो प्रधानमंत्री को बुलाया, नेपाल के प्रधानमंत्री की सीट चली गई। ऋषि सुनक के ऊपर हाथ रखा, अरे भारत का बेटा जो है प्रधानमंत्री बन गया, ऋषि सुनक की सीट चली गई। तो फिर बताइए कैसे ना कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने शुरुआत करी थी, पलटवार हुआ तो ये बौखला गए। इन्होंने क्या कहा था? कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कहे थे ये शब्द? ये नहीं कहते। सोनिया गांधी जी के लिए मोहन, सारी चीज़ जर्सी गाय, ये सारे इस्तेमाल करे थे। तो जब इस तरह की बातें इस्तेमाल होंगी तो पलटवार होगा ही होगा। जब पलटवार होता है तो ये लोग बिलबिला के भाग जाते हैं। क्यों बिलबिलाते हो फिर आप? अगर कहते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखो। अच्छा, राहुल गांधी जो है वो टोटल जो है राजनीतिक फेलियर है क्या? कौन कहता है इस बात को? प्रदीप भंडारी। कौन है प्रदीप भंडारी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि वो टोटल जो है बिल्कुल राजनीतिक फेलियर। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आपने पद लेना है या आपने कोई प्रवक्ता बनना है तो सबसे पहली काबिलियत आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी अकल घुटने में होनी चाहिए, आपका दिमाग पूरी तरह खाली होना चाहिए, उसमें सिवाय गोबर के कुछ नहीं होना चाहिए। वो तार्किक बात अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर आपको करता हुआ नजर आ जाए तो मैं कहता हूँ कि हाँ जी, ये वास्तव में बीजेपी का बंदा नहीं है। अगर कोई आपको तार्किक बात करता हुआ, इन्हीं एक संबित पात्र प्रवक्ता है, आपको याद है ना? उन्होंने एक बार भरी सभा में क्या कहा था, ये जो डिबेट में उन्होंने कहा था, और बाकायदा उनके नाम के साथ डॉक्टर हैं, वो बाकायदा मेडिकल में डॉक्टर भी हैं, वो मेडिकल में। उन पर क्या कहा था? गाय का गोबर जो होता है वो कोहे नूर से भी ज़्यादा कीमती होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, नासा ने इसे अप्रूव करा है। अब बताइए, नासा काम करता है स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में और वो कह रहे हैं कि वो गाय के गोबर को जो है वो अप्रूव कर रहा है नासा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कब कही भाई साहब कि गाय का गोबर जो है वो इससे ज़्यादा कीमती होता है कोहिनूर से? अगर इतना ज़्यादा कीमती होता है तो भाई साहब 4-5 ट्रक मैं भी भिजवा देता हूँ आपके घर पे, कोहिनूर से आपका घर भर देता हूँ, ले लेंगे आप, बनवा देते हैं, भेज देते हैं सारे गोबर को वहाँ पे। तो ये तो इनका मैंने कहा ना, पहली शर्त यही है कि आपका दिमाग जो घुटनों में होना चाहिए और पूरे दिमाग जिसकी जगह पे होना चाहिए वो आपका खाली होना चाहिए। अच्छा, इंडिया अलायंस की बात हो रही है कि अब जो है इंडिया अलायंस के अंदर फूट पड़ने वाला है, अब उसके नेता राहुल गांधी नहीं रहे। कहने जा रहा है, कहा जा रहा है, कहते रहेंगे। इनकी तो सारी दुकानदारी इसी बात से चलती है। कभी इंडिया अलायंस में फूट डाल रहे होते हैं, कभी सरकारों में फूट डाल रहे होते हैं, कभी किसी में फूट डाल रहे होते हैं। अगर ये लोग ये ना करें, सुबह से शाम तक उल्टे सीधे ऐसे मुद्दे ढूंढ के लाते हैं, वास्तव में इस मामले में इनका कोई सानी नहीं है। मुद्दे ऐसे ढूंढ के लाएंगे कि जिनमें सारे बड़े मुद्दे जो हैं फिर छुप हो जाते हैं।
अभी आपने ताज़ा एक वो देखा अब अभिषेक मनु सिंघवी का कि उनकी 222 नंबर सीट से 50,000 की एक गड्डी बरामद हुई है। तो भाई साहब सुबह से शाम तक इसके ऊपर बाकायदा संसद तक भंग कर दी गई और हमारे जो सभापति साहब हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या ये गुनाह है? सारे मुद्दे दबा दिए गए। अडानी का मुद्दा दबा दिया गया, मोडानी का मुद्दा जिसे कहा जाता है वो दबा दिया गया, माधवी बुच का मुद्दा जो है वो दबा दिया गया, संभल का मुद्दा अब जो है 500 की एक गड्डी के पीछे सब दबा दिया गया। तो ये तो चीज़ें ऐसी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं कि जिनका कोई सानी नहीं होता, बेसिर पैर की चीज़ें। आपने भी देखा ना सुबह से। आप कह रहे हैं कि ये सब जो है पूरा का पूरा बेतुका है, इसका कोई अर्थ नहीं है देश की जनता को। बेतुकी जनता पार्टी तो है ये, बीजेपी बेतुकी जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, बेहद जलील पार्टी, सीधी सी बात है। इसकी सारी शॉर्ट फॉर्म बेहद झूठी पार्टी। आप जहाँ से इसकी शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे आपको इसके पार्टी का फॉर्म मिल जाएगी आपको। अब बेतुकी जनता पार्टी भी कौन से इसके बयानों में, इनके बयानों में कौन सी तुक नजर आती है आपको? कहीं कोई बात नजर आती है? अभी कुछ दिन पहले तक इन्हीं के सारे कह रहे थे जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आओ, जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आओ। अब इन्हीं के लोग जो है कहते हो घूम रहे 12-12, 14-14 बच्चे पैदा करो। भाई कहना क्या चाहते हो? है या नहीं बेतुकी जनता पार्टी? एक तरफ आप जनसंख्या से बढ़ी हुई जनसंख्या से परेशान हो, दूसरी तरफ कहते हैं 12-14 बच्चे पैदा करो, देश में जन्म दर गिर रही है। 140 करोड़ तो पहुंच गए और कितना 1400 करोड़ पहुंचाओगे भाई? कितनी पहुंचाओगे आप देश की जनसंख्या को? तो जमा मस्जिद के सर्वे की भी बात कह दी। हाँ जी, हाँ जी, जामा मस्जिद के सर्वे की बात कर दी गई। अब उसमें कहा जा रहा है कि सीढ़ियों के नीचे इसमें मंदिर दबा हुआ है। आप अब इनको बैठे बैठे सपने आ जाते हैं, कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दायर करते हैं, कोर्ट उसको स्वीकार कर लेता है। अब बाकी सारे मुद्दों से ध्यान हट जाएगा। हर चीज़ जो है जो लगातार इनकी जो बात करी जाती है उस चीज़ से मुद्दे को ध्यान भटका। असली मुद्दा क्या है और विपक्ष को जो है, खास करके नेता विपक्ष राहुल गांधी को क्या मुद्दे सदन के अंदर रखने? सदन में तो देखिए जो कोई भी वो मुद्दा रखेंगे उनका कोई भी मुद्दा चलेगा नहीं। बेरोजगारी कोई नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा कहीं कोई हिट नहीं करा, संविधान बचाने का मुद्दा कहीं कोई हिट नहीं करा। लास्ट एंड फाइनल सारे के सारे मुद्दे आगे ईवीएम के नीचे दबके ऐसे मुद्दे पर क्या बातचीत? संभल का मुद्दा क्यों उठा? आपने ध्यान दिया इस चीज़ में? आपने उसकी टाइमिंग देखी? 19 तारीख को सर्वे हो गया था, शाम को 6:45 बजे सर्वे करने पहुंचे थे, सारा सर्वे निपट गया, शांतिपूर्वक तरीके से वो सर्वे निपट गया। उन्होंने कहा जी अभी कुछ चीज़ें रह गई, हम दोबारा आएंगे। उन्होंने इंतजामिया कमेटी जो थी वहाँ की, उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ। उसके बाद 23 तारीख को रिजल्ट आता है महाराष्ट्र विधानसभा का और झारखंड विधानसभा का। अब उसमें सबसे पहले आप मुद्दा देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत, लेकिन जो झारखंड में झंड हुई उसका आपने कहीं को खबर नहीं देखी हुई। एक भी अखबार ने ये नहीं लिखा कि झारखंड में बीजेपी की झंड हुई, नहीं लिखा। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत बता दी। और उस प्रचंड जीत के पीछे जो कारण थे 99% ईवीएम चार्ज मिलना और विधानसभा के इलेक्शन में जो है वोट का हेरा फेरी, वोट की परसेंटेज में हेरा फेरी। बाकायदा एक बूथ पे मात्र 603 वोट रजिस्टर्ड हैं। उस 603 वोट के 3 वोट की 100% वोटिंग भी हो जाती तो 603 वोट ही निकलते ईवीएम से, लेकिन वोट कितने निकले? 963। मारकंडरी गांव है, मारकंडरी गांव में बोला उन्होंने, महाराष्ट्र का मारकंडरी गांव जो है उसमें उन्होंने बोला कि जी हमने तो सारे के सारे पूरे गांव वालों ने कांग्रेस को वोट दिया था, हमारा एक भी कांग्रेस को वोट नहीं गया, यहाँ पे कांग्रेस को 0 मिला। उन्होंने बाकायदा मॉक पोल आयोजित दोबारा करा के हम बैलेट पेपर पर चुनाव कराएंगे। गाँव में कर्फ्यू लगा दिया गया, मुद्दा दब गया ना। ये सारे मुद्दों से ध्यान उठाने के कुंदर की विधानसभा 65% मुस्लिम वोट होने के बावजूद भी वहाँ पे 2.25 लाख वोटों के साथ बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है, वहाँ पे हेराफेरी करके। उससे पहले मीरापुर विधानसभा चुनाव का जीत था, पुलिस वाले बाकायदा पिस्तौल दिखा रहे थे, अगर वोट डालने गए तो गोली मार दी जाएगी, उस मुद्दे को दबा दिया गया। नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र का मुद्दा वो दबा दिया गया था। बहराइच में जो है दंगा वो दबा दिया गया। 15 बच्चे जल के मरे गए बरेली में, वो दबा दिया गया। गाजियाबाद के कोल्ड स्टोरेज में 185 टन गौमांस मिला और वो भी पंडित पूर्ण जोशी के कोल्ड स्टोरेज से। इस बात को पूरा हो जाने दीजिए। सबसे अहम 185 टन गौमांस बरामद हुआ पंडित पूर्ण जोशी के कोल्ड स्टोरेज से, वो मुद्दा दबा दिया गया। तो 23 तारीख तक ये सारी घटनाएं आकार ले गई थी। जैसे रिजल्ट आया 24 तारीख को कई बातों पर हाय तौबा ना मच जाए, सुबह 6:45 बजे संभल की घटना आकार ले गई और पिछले 24 तारीख से लेकर आज कितनी हो गई है? 7 तारीख आज हो गई। लगातार हर जगह संभल हो रहा है। सारे मुद्दे दब गए ना। महाराष्ट्र के अंदर जो है विपक्ष के नेता एमवीए के जितने भी नए एमएलए हैं उन्होंने साफ तौर पे शपथ लेने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम शपथ नहीं लेंगे। बहुत अच्छी बात है जी, ये तो हम कब से कहते आ रहे हैं। अगर आप हैं गड़बड़ जब तक आप हो रही है तो आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, त्याग दीजिए। आपको सीटें मिली हैं, कोई सीटों का वैल्यू नहीं है। 16 सीट कांग्रेस को मिलती है, बाकियों को मिलकर 48-49 सीटें सारी मिलती हैं आपकी। सही बात है, जब आपने गड़बड़ी करी है तो आप उसका जवाब दोगे ना। इलेक्शन कमीशन में डाटा 40 दिन तक रिजर्व रखने का है। ईवीएम में 40 दिन तक आपको डाटा रिजर्व रखना पड़ेगा। वहाँ पे 19 विधानसभा सीटों के लिए एप्लीकेशन लगाई गई कि इन पे रिकाउंटिंग होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जवाब आता है हमने तो डाटा इरेज कर दिया। अभी तक सरकार भी नहीं बनी थी, उससे पहले उन्होंने डाटा इरेज कर दिया। 10 दिन वहाँ सरकार बनने में लग गए। 5 तारीख को सरकार बनी है वहाँ पे, 10 दिन में। अगर ये जनादेश अगर उल्टा होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी तो इसे एक्सेप्ट करती?
एक्सेप्ट नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतर आती। भारतीय जनता पार्टी ने आज वो इलेक्शन कमीशन के घर पे धरना दे रखा होता, पूरे देश में इन्होंने हंगामा काट रखा होता। इस मामले में मैं बार बार तारीफ करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, हर मुद्दे पे वो तेज है। जहाँ से उन्हें लगता है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, वो फौरन पूरे दल बल के साथ वहाँ पे लागू हो जाते। ये विपक्ष में कमी है। अगर यही चुनाव परिणाम उल्टे आते तो आज बीजेपी नंगा नाच कर रही होती। दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है? साफ तौर पे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दावा ठोक सकती है, कांग्रेस अपने सुरताल में है और केजरीवाल अपने सुरताल में। बिल्कुल, अब तो इस मामले में पिछले 2 विधानसभा चुनावों को और उससे पहले के विधानसभा चुनावों को, लोकसभा चुनावों को देखते हुए अब तो साफ साफ कह सकते हैं कि हम बीजेपी आ सकती है जी दिल्ली में भी, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने जो 3 दिन का फार्मूला था वो भी खत्म कर दिया, जो 5 दिन का फार्मूला जो पहले हुआ करता था वो भी खत्म कर दिया। 99% ईवीएम चार्ज मिल रही है और जितनी भी ईवीएम चार्ज मिल रही है सब में से वोट जो है बीजेपी को ही जा रहा है। उन्होंने वो फार्मूला खुल के स्थापित कर दिया, जो कर सकते हो कर लो, हम तो ऐसे ही चलेंगे। तो अब वो अगर दिल्ली में भी जीत जाएंगे तो वो कहेंगे जी हमने तो बटेंगे कटेंगे नारा दिया था, ये उसकी सफलता है। हमने तो एक रहोगे सेफ रहो का नारा दिया था, ये उसकी सफलता है। अगर आप ईवीएम पे सवाल उठाओगे तो कहेंगे आपके झारखंड में भी तो जीत मिली, आप झारखंड में क्यों जीते अगर ईवीएम गलत थी तो? अब झारखंड और महाराष्ट्र का आपने कभी कंपैरिजन करा है? झारखंड की जीडीपी मात्र है 4 लाख करोड़ की, पूरे प्रदेश की जीडीपी, और महाराष्ट्र की जीडीपी जो है 44 लाख करोड़ की, पूरा 11 गुना का फर्क है। तो बड़ा स्टेट ले लिया, छोटा स्टेट आपको दे दिया, बात खत्म हो गई। अब आप झुंझुना बजाते रह जाओ, अब आप सवाल उठाने लायक बचोगे ही नहीं कि आप वहाँ क्यों जीते और वहाँ क्यों नहीं जीते, वहाँ क्यों जीते और वहाँ क्यों नहीं जीते। तो वो तो बड़ा जबरदस्त खेल खेल रही है। अब दिल्ली में भी अगर वो जीत जाएगी तो आप उस पर सवाल उठाने वाले नहीं बनोगे, क्योंकि माहौल तो केजरीवाल साहब के भी खिलाफ जा रहा है। कांग्रेस को अभी दौड़ में पिछड़ा हुआ माना जा रहा है, तो उस चीज़ का मौके का फायदा उठाते हुए अगर बीजेपी काबिज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब बार बार कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के अंदर फूट पड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी ये दावा ठोक रही है कि उनके अंदर ये जो है अब सहमति नहीं। तो ये तो अब सहमति है या नहीं है वो तो हम भी कहते हैं सहमति है नहीं। आप में भी तो फूट पड़ी हुई थी, आपके नीतीश और नायडू साहब आपसे अलग थे, अब आज आप वो साथ हो गए, उनमें भी लगातार रोज तकरार की बातें आपकी सुनाई दे रही है। तो ये तो चलती रहेंगी। वो तो ये है कि 2 फुट डालो शासन करो वाली नीति अपनाते हैं, जो अंग्रेजों की खास नीति थी, सबसे स्पेशल नीति थी। उसको अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा फॉलो करा तो बीजेपी ने करा। फूट डालो शासन करो, साम दाम दंड भेद को फॉलो करा तो सबसे ज़्यादा बीजेपी ने करा। साम तो अब इन्होंने निकाल ही दिया, साम का मतलब समझाना। अब ये किसी को समझाते नहीं है, सीधा सीधा दाम लगाते हैं, दंड देते हैं और भेद लेते हैं। दाम लगाने में आपको याद है जब महाराष्ट्र की सरकार की थी 50-50 खोखे की बात उठी थी, 50 खोखा की बात उठी थी। अब उसके बाद इन्होंने क्या करा, उस 50 खोखे को डाल दिया गड्ढे बस्ते में, वो बात निपट गई। विधायकों का अयोग्य ठहराने का जो मसला है सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में 2.5 साल बीत गए, नई सरकार भी आ गई, नई सरकार ने शपथ भी ले ली, लेकिन उसका फैसला आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करा। ये होते हैं दाम लगाना, दंड और ये भेद। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने उसको एज यूजुअल छोड़ दिया, अपने आप को उससे सुनवाई से अलग कर लिया। तो तीनों मुद्दों पर अब ये बीजेपी खरी उतर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष को कोई कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी संभल का मुद्दा उठा रहे हैं, अदानी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उन चीज़ों पर बात नहीं करेंगे भी नहीं। वो तो प्रधानमंत्री जी के पास टाइम कहाँ है? प्रधानमंत्री जी साबरमती आश्रम देख रहे हैं साहब, उनको डिस्टर्ब कैसे कर सकते हो आप? फिल्म देखते हुए, उनको पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देख रहे हैं। 3 घंटे की फिल्म देखने का उनके पास टाइम है, लेकिन 3 मिनट का टाइम उनके पास मणिपुर जाने के लिए नहीं है। संभल में 5 लोग मारे गए, उनके लिए एक ट्वीट करने का टाइम नहीं है कि भाई संभल में 5 लोग मारे गए हैं, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुसलमान थे। हालांकि मारे गए 5 के 5 मुसलमान, प्रजा तो आपकी है, देशवासी तो आप ही के हैं, भारतवासी मारे गए हैं। उनके लिए कौन सा उनका सहानुभूति का एक भी शब्द निकला कि इस दंगे में मारे गए 5 लोगों के साथ परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है? योगी जी का कोई बयान आएगा भी नहीं कभी भी, क्योंकि मरने वाले सारे मुसलमान हैं। मोदी जी के पास हर चीज़ के लिए टाइम है, लेकिन मेन मुद्दों के लिए कोई भी टाइम नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है। हाँ जी, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है। मोदी जी बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल किसी भी किस्म से 100 करोड़ हिंदू एक हो जाओ वरना कट जाओगे, मोदी जी तुष्टीकरण की राजनीति कर ही नहीं रहे। 10 लाख रुपए का मुआवजा राम गोपाल मिश्रा को दे दिया गया क्योंकि वो हिंदू था। उसके परिवार के लोगों को एक नौकरी ऑफर कर दी गई, उसको एक नया मकान देने के वादा कर दिया गया क्योंकि वो हिंदू था। लेकिन 5 लोग अभी संभल में मारे गए हैं, उनके लिए 5 रुपए का भी मुआवजा घोषित नहीं करा। पत्थरबाज थे, पुलिस प्रशासन ने कहा था कि पत्थर चलाया गया, जिसके जवाब में गोलियां। बिल्कुल बिल्कुल पत्थर चलाया गया, मैं मानता हूँ। हाँ जी, अब पत्थर चलाया गया तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो बहराइच में हुआ वो भी तो दंगा फसाद हुआ था, वहाँ भी तो पत्थर चले थे और वहाँ भी तो एक होंडा का शोरूम फूका गया था, वहाँ भी मेडिकल स्टोर फूका गया, लोगों के घरों में घुस के आग लगाई गई थी। क्या वो आगजनी नहीं थी? क्या वो पथराव और दंगा नहीं था? दंगों की प्रवृत्ति तो सेम होती है, दोनों तरफ से पथराव होगा, दोनों तरफ से हंगामा होगा, दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे। लेकिन देखा कैसे जाता है? अब ये तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? ये कांग्रेस कर रही है। 10 लाख रुपए का मुआवजा कांग्रेस ने घोषित करा है राम गोपाल मिश्रा के परिवार को, नौकरी देने की घोषणा कांग्रेस ने करी है, घर देने की घोषणा कांग्रेस ने करी है। बीजेपी तो बिचारी है, बीजेपी ने तो उन 5 लोगों को मरता है तो मर जाने दो। आर्यन मिश्रा के लिए कौन सा मुआवजा घोषित करा बीजेपी ने? लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। शाबाश, कितना बढ़िया तुष्टीकरण है साहब।
साफ गलती भी मैं ही करूंगा और मानूंगा भी मैं ही नहीं। सीधी सी बात है, सैया भाई कोतवाल तो डर का हैगा। देश सुरक्षित हाथों में है मोदी जी के कथनानुसार, देश सुरक्षित हाथों में है अमित शाह जी के कथनानुसार, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बने हुए कारतूस संभल में पहुंच जाते हैं। कितना सुरक्षित हाथों में देश, कितना सुरक्षित हाथों में। तमाम जानकारी के लिए तो साफ तौर पे आपने शर्मा जी के बयान सुने, जिस तरह से शर्मा जी लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए नजर आए। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास साबरमती रिपोर्ट देखने का समय तो है, लेकिन संभल में हुए घटना पर एक ट्वीट करने के लिए 2 मिनट का टाइम नहीं है। बहरहाल इस चीज को लेकर आपके सोचते अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।